कहानी है हिटलर की प्रेम कथा। बचपन के दिन थे, चिंता से मुक्त और कौतूहल से भरे। पाँवों के नीचे आसमान बिछ जाता, हमारे पंख उग आते। उन पंखों को फैलाए हम नाना के आसमान में जाने को बेताब रहते। हम यानी मैं, माँ और छोटी। वैसे हम तीन जोड़ी पंखों को लेकर ही अपने जहां से उड़ते, लेकिन माँ के पंख छोटे होकर सिकुड़ने लगे। आ रही है ना आवाज़? ठीक आ रही है? सुनाई दे रहा है सबको ठीक से? जी। आसमान धरती पर गिरता और पलक झपकते ही बिला जाता। धरती पर पथरीली चट्टानें उग आती। माँ कठपुतली में तब्दील हो जाती। तब्दीली हमें भी आई, पर वह मनुष्य से पंछी की तब्दीली हुई। नमस्कार संजना जी, कैसी हैं आप? कभी नीले आसमान के छोर पकड़ बादलों में घर बनाने की जिद, तो कभी बांज बुरांस के घने जंगल में पेड़ों की टहनियों पर फुदक फुदक किलकारी मारने की जिद। हमारे यहाँ से मेरे यहाँ से नेट की दिक्कत नहीं है, यहाँ से ठीक चल रहा है नेट। आप सब लोगों का दिखाई दे रहा है? आपको आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तब मैं शुरू करूं। नेट की दिक्कत है। जी आभार, आपका शुक्रिया। हनीफ जी, अनीता जी, सैयद भाई, सईद भाई, वो नहीं दिख रहे? सईद भाई नहीं दिख रहे? जी पढ़ती हूँ। गोया शराबी का नशा सा हमें चढ़ आया, बचपन की सरल पारदर्शी जिंदगी का नशा। जिंदगी के इस नशे से जो भी मुझे दूर करने की कोशिश करता, मैं अपने मन की डायरी में उसका पृष्ठ फाड़ने की पुरजोर कोशिश करती और अगले पृष्ठ पर दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें, जैसे मोर का पंख, फूलों की पंखुड़ियाँ, रंग बिरंगी कागज़ की किश्तियाँ, धूप की नन्ही नन्ही तितलियाँ, वर्षा की पहली फुहार, चैत के महीने में फूलों पर मंडराती तितली और भौरे, तथा भोर का बाल सूरज और पूर्णिमा का चांद, चोरी से आकर दाना टीपती गौरैया और पके आमों पर चोंच मारते हरे तोते। ऐसा ही बहुत कुछ जिससे भरा रहता पृष्ठ, पर वह पेज फटता ही नहीं, आधा अधूरा लगा रहता अपनी समूची उलझन को लिए। मुझे वह चेहरा आतंकित करता, विभत्स चेहरा जो चूस जाना चाहता हो मासूम बचपन का रस। ननिहाल हमारे गांव से इतना दूर कि सोती चिड़ियों की जाग बेला में जब वे पत्तों के बिछौनों पर पलक झपकाती, नन्ही आँखों से आकाश का बड़ा सपना लिए हवा में छलांग लगाने की कवायद में चूं चूं ची ची का रस कानों में घोलती, तो माँ का स्वर उनके स्वर में समरस होता। उन्नी नाना के गांव जाना है ना, तो बहुत सुंदर रंग आँखों के आगे झिलमिलाते और हवा के मानिंद हमारी यात्रा की शुरुआत होती, जो गोधूली की बेला पर ही समाप्त होती। पहाड़ी रास्ते की
दुर्गम पगडंडियाँ, नन्हे पाँवों में पत्थरों की खरोंच, रास्ते भर चमड़ी ही छिलती। मन तो किलकारियाँ भरता। नाना का घर ऊंचे पहाड़ की ढलान पर था, एकदम अकेला, भूत बंगले जैसा। रात में बाघ के डुकरने की आवाज़ से थरथरा जाता तन मन। भय के लिहाफ के भीतर बमुश्किल ब्रह्मबेला में ही नींद आती, तो धूप चढ़ने पर भी आंख न खुलती। फिर एक और बाघ की गर्जना से थरथरा देती प्राण। अब भी तक सो रही राजकुमारी, ससुराल में पंखा झलेगी सासू। माँ के ऊँट कुछ कहने को होते, पर जीभ तालू से चिपक जाती। बाघ के मुंह में कौन हाथ डाले, तो हाथ साबुत रहेगा भला। मैं अकबक बिछौना छोड़ कलेवा बनाती माँ के पास आ बैठती। टुकुर टुकुर ताकती माँ की पानी भरी आँखों को। जिस घोंसले में हर पल बाज से पंख नुचवाने का भय बना रहे, वहाँ कब तक ठहरेंगे माँ। माँ गूंगी सिर झुकाकर रोटी पाथती रहती, गोया पाथ रही हो उपला। पर कुछ था ननिहाल में अपने गांव से एकदम अलग, इतना अलग कि प्रकृति की नीयत पर शंका होने लगती। ऐसे खूबसूरत पहाड़ों पर पूस माघ में जब बर्फ़ पड़ती तो लगता कि धरती ने गले में चांदी का चमकता हार पहन लिया हो। फिर उस पर धूप की अंकवार और पहाड़ी की ओट में डूबते सूरज को रंग बदलते सुर्ख बादलों का लाल सलाम। कैसा दिव्य दृश्य, कैसा दिव्य दृश्य। यहाँ हर पल कुछ नया होने को होता, जिसमें भय, विस्मय, जिज्ञासा और अलसुबह कीचड़ में खिलते कमल पत्ते पर तिरती बूंद सी खुशी गर्भनाल सी जुड़ी रहती। हमारा गांव पहाड़ की तलहटी पर था, जहाँ से सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर कई पहाड़ों को फलांगते हम घुड़दौड़ी के सीधे रास्ते पर डांडा पानी की सड़क के लिए तनिक थकान उतार कर चलते। डांडा पानी की पौड़ी जाने वाली सड़क पर तारकोल बिछा रहे होते मजदूर हमें देख विस्मय से भर जाते। गरम गरम तारकोल बिछ रही सड़क के किनारे मैं और छोटी दौड़ने की प्रतियोगिता रखते। खिल खिल हंसती छोटी की कछुआ दौड़, खिल खिल हंसती मेरी खरगोश दौड़। हमें दौड़ते देख तारकोल पुते धूल से सने चूंधी आँखों वाले नेपाली मजदूरों के हाथ रुक जाते। हमारी नई रंग बिरंगी फूलदार फ्राकें उस पहाड़ी के नीचे धूल उड़ाती सड़क पर इंद्रधनुष बिछड़ा रही होती। नमस्कार सुमति दी। रंग अपने पूरे शबाब में झमक रहे होते। मजदूरों की बाहें रंगों को पकड़ते। त्वरित गति से क्रियाशील होने को होती तो पीछे हाँप हाँप कर दौड़ती माँ आवाज़ देती, ठहरो मुन्नी, छोटी ठहर जाओ, मत दौड़ो इतनी तेज, ठोकर लग जाएगी। अरे देखो देखो जीभ आ रही है, सुनो घर घर की आवाज़। मैं पीछे मुड़कर देखती, एक हाथ में प्लास्टिक की कंडी पकड़े दूसरे हाथ को हवा में लहराती हवा की मानिंद दौड़ी चली आई माँ और छोटी का हाथ पकड़ लिया। खरगोश सी छोटी खरगोश को छू सके तो मानो मैं और तेज दौड़ती। अभी रुक गई तो शायद रुक जाएगी जिंदगी। खिलखिलाती जिंदगी कभी रुक सकी है भला। माँ गिरने का डर दिखाती, डर को मैं और डराती। जब तक मेरी फूल सी देह पत्थर की ठोकर से सचमुच औंधी न पड़ जाती। गिर गिर कर भी मैं खूब हंसती और दुगने उल्लास से उठकर भागती। छोटी हंसती, माँ भी हंसती। हमारी हंसी के टुकड़े पहाड़ी पर बिछलते। मजदूर हंसते, उनकी धूल भरी आंखों में आग की लपट जलती। वे उस लपट में कैद करना चाहते दो नन्ही और एक युवा देह।
माँ के पाँव में पायल की झनकार शायद उनके अवचेतन में रस की फुहार बरसाने लगती होगी। तभी तो ठेकेदार ने माँ का रास्ता रोककर जाने क्या पूछना चाहा था। मैंने मुड़कर देखा, माँ का हाथ हवा में लहराया और मैं मुड़ी। माँ ने हाथ का इशारा किया, और तेज दौड़ो। हम तीनों दौड़ रहे थे, अपने 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 भय के पहाड़ का बोझ सिर पर लिए। हम जितनी तेज हो सके दौड़ते रहे। आषाढ़ की धुर दोपहर में टीकरी के ऊपर चाय की उस छोटी दुकान पर जाकर हम तीनों ने बमुश्किल उखड़ती सांसों पर काबू पाया। फिर चाय और जलेबियों का मजा लेते माँ हमारे चेहरे की धूल झाड़ती। हम डांडा पानी की दुकान से नीचे पहाड़ी उतरते। चलते चलते माँ बरसती। लड़कियों को इस कदर नहीं हंसना चाहिए कि राहगीरों को चुभने लगे हंसी और वे अंधेरे में गायब कर दे फूल सी लड़कियाँ। माँ डराती राहगीरों से, माँ डराती नाना से। तुम्हारे नाना ने तुम्हारी हंसी देख ली तो जानती हो क्या होगा। लेकिन उस क्या होगा का उस समय पता नहीं चला। सामने पहाड़ी पर मस्त गिरता झरना, उसकी खिलखिलाहट, माँ के रोपे डर के पौधे को हम निर्ममता से उखाड़कर झरने के पास दौड़ते। प्यास बुझाकर हम बौछारों से खेलने लगते। नीचे देखकर मन और किलक उठा। एक छोटी नदी अपनी चपलता में झिलमिल लहरों के साथ चुपचाप बहे जा रही थी। हम चप्पल हाथ में लिए नदी के किनारे नन्ही मछलियों को पानी की गोद में खेलते हुए देख आगे बढ़ते। दुबली नदी के हरे पानी में धूप की किरणों का जाल बिछलता। हमारे भीतर खुशी का झरना फूटने लगता और कोई शैतान बादल आकर सूरज से आंख मिचौनी खेलने को लपकता। हमारे रास्ते में अंधेरा डगमगाने लगता। हम गिरने को होते उससे पहले माँ की हिदायत मिलती। रास्ते में नदी के ऊपर एक गांव के बीच हम जा रहे होते। औरतें घास पानी लेकर आ रही होती। पहचान का रंग उनके चेहरों पर घुलकर चमकता। माँ उनके पाँव छूती, वे हमारा मुंह चूमती। कितनी प्यारी बच्ची हैं तेरी सरस्वती, कब बड़ी हुई, गोद में लेकर आई थी इसे तू। वे इशारा करती मेरी ओर। मेरी आंखों में चमक भरने लगती। मेरे जेहन में धुंधली सी तस्वीर थी। एक बूढ़ी औरत का पानीदार चेहरा, गोरा और झुर्रियों से भरा। उस पर दो सजल आंखें जो हर वक्त अपने पास आने को उकसाती रहती। माँ ने लकड़ी का गेट खोला। मुझे नीचे से पहले घोड़ा दिखा। नाना दीवार की ओट में थे। वे घोड़े को दाना खिला रहे थे। हमने एक स्वर में कहा, नाना जी प्रणाम। नाना ने घूर कर देखा। उनके हाथ में घोड़े की लगाम आ गई। वे शायद बाहर जाने की तैयारी में थे। उन्होंने हमारे जुड़े नन्हे नन्हे हाथों की उपेक्षा की और माँ से मुखातिब हुए, सरस्वती, यह भी अच्छा ही हुआ कि तू आ गई। घर में चावल का एक दाना भी नहीं, तू जल्दी कर, कुठार से धान निकाल ला। ओखल तो मैंने सुबह ही लीप दी थी। माँ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। माँ के पीछे घोड़े के किनारे किनारे से छोटी निकलने को हुई। घोड़ा हिनहिनाया। नाना की गर्जना सुनकर छोटी थरथर कांपने लगी। उसके मुंह की आवाज़ भी बंद हो गई। माँ की पूंछ खड़ी रही। नाना की आवाज़ का पत्थर मेरे हृदय तल पर पड़ा। स्नेह छलकती वह प्रतिमा खंडित होकर टुकड़े टुकड़े हो गई। माँ ने देरी में खड़े होकर इशारा न किया होता तो जमीन पर मेरे पांव भी जम गए होते। छोटी का हाथ पकड़कर मैं सीढ़ियाँ चढ़ी।
नाना घोड़े को पुचकारते रहे, उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। मैंने ऊपर से नाना को देखा, सांवले रंग का लंबा चौड़ा अधेड़ पठान, पत्थर का चेहरा लिए। हमारे प्यासे मन उससे पानी की उम्मीद में थे। रास्ते भर का उल्लास पल भरी तिरोहित हो गया। भौं भौं, अभी एक सीढ़ी चढ़नी बाकी थी कि जाने कहाँ से मृत्यु आ खड़ी हुई। मेरी फराक का कोना झपटने को आतुर झपरे बालों वाला यह चीनी कुत्ता, जिसकी आंखें कह रही थी, नीचे उतर लड़की, वरना चबा डालूंगा हड्डियां। अब मैं जोर से चिल्लाई। मैं कुठार के अंदर घुसी थी, पर मुश्किल की मृत्यु से खींच लाई हमें एक आवाज़। अभी पहचाना नहीं ना उसने? दोस्ती करोगी तो वह भी खेलेगा तुम्हारे साथ वैसे ही जैसे सबके साथ खेलता है। वह अभी भी थोड़ी दूरी पर गुर्रा रहा था। हमने उसके एक छत्र राज्य पर सेंध जो लगाई थी, उसे कैसे सहन होता। मैंने पहली बार ऐसा भयानक कुत्ता देखा था। छोटा सा, पर आंखों की पुतलियां चीते सी हिंसक, चेहरे का पता ही नहीं, बालों से ढका। मैंने सोचा, ना बाबा, मृत्यु से दोस्ती नहीं होगी। नाना 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 नीचे से पुचकार कर न कहते उसे, चीनी बेटा जाने दे, दीदी है, दूर से आई है, रास्ता छोड़ दे बेटा। तो हो गया होता हमारा भी राम नाम सत। माँ पर बहुत गुस्सा आया। हम कुत्ते की दीदी, कुत्ते से भी कमतर क्यों आई है यहाँ? ये हमारे नाना नहीं हो सकते माँ। यह काला पठान, ओ मेरी प्यारी माँ, क्यों लाए मुझे यहाँ? मैं बहुत जोर से चीख रही थी, लेकिन हैरान थी कि मेरे शब्द न कोई सुन रहा था, न मेरे ऊँट ही हिल रहे थे। वहाँ चीख थी, चुप्पी खड़ी थी। मैंने पाया कि ज्वालामुखी के लावे से बहते शब्द कीड़े जैसे मेरे भीतर गोल गोल रेंगने लगे थे। इन कीड़ों से निजात पाने के लिए मैं दुगने बेग से चीखती रही, लेकिन मेरे भीतर का स्वच्छ पानी सड़ता रहा। उसमें असंख्य कीड़े कुलबुलाते रहे। मैं खुद के लिए अजनबी होती रही। मैं अधिक देर तक इस स्थिति में न रह पाई और छटपटाते हुए माँ को पकड़ने भागी, लेकिन माँ मुझसे कोसों दूर थी, अपने काम में मशगूल। दो घूंट पानी से गला तर करके ओखली में लय के साथ धान कूटती लड़कियां जाए भाड़ में। किसने कहा था, आओ मेरी ही कोख में? माँ का अनकहा जोर से गिरता रहा मेरे ऊपर। वह मुट्ठी खुली तो बालू के कण चमक रहे थे। मुन्नी, माँ के वास्ते चाय बना दे, नाना ने आदेश दिया। वे घोड़े की पीठ पर बैठे थे, लगाम उनके हाथ में थी। वे जिधर का भी रुख करेंगे, घोड़ा उन्हें बादशाह बना देगा, बादशाह रौंद डालेगा धरती का जीवन, हवा, पानी, धूप, खिलती कोंपलें। बादशाह के भारी भरकम बूटों तले कुचली सिसकती दृश्य को पकड़ने की मेरी कवायद भी छूटी। क्षण भर का सुख तकदीर में नहीं। तकदीर कोई और लिखता है जो घोड़े की पीठ पर बैठ सकता है, जिसके हाथ में लगाम होती है। मेरा मन एक दीवार है, उसके आर पार नाना की चीख गूंज रही है, मुन्नी, सुना नहीं तूने? माँ को चाय बना कर दे। 9 साल की लड़की जिसे चूल्हा जलाना ना आता हो, वो चाय बनाए तो कैसे? ऊपर से भूख के मारे पेट में चूहों की दौड़। अंधेरा घिरने पर टकबक टकबक घोड़ा आया। उस पर शान से बैठे थे नाना। उनके हाथ में मुर्गा भी थी, जिसके पंखों से खून चू रहा था। नाना ने बंदूक दीवार पर टांगी। चाय बना दी थी मुन्नी? माँ के वास्ते चाय बना दी थी? खून से सना पक्षी परात में रखकर नाना माँ को घूरते रहे। माँ चुप।
वह चूल्हे के पास बैठी आग जलाने की कोशिश कर रही थी। सीली लकड़ी आग पकड़ने में असमर्थ। माँ के चेहरे पर झुंझलाहट आई। मुन्नी को आग जलाना नहीं आता बाबा जी, तो चाय कैसे बनाती? सीली मरल लकड़ी ने अचानक आग पकड़ ली। नाना चुपचाप सीढ़ियाँ उतरे, कुल्हाड़ी उठाई और जोर से लकड़ियाँ फाड़ने लगे। जैसे ही उनका गुस्सा लकड़ियों पर पड़ता, वे छिटक कर उछलती और देरी पर जा लगती। जब लकड़ियों का ढेर जमा हो गया तो नाना की आवाज़ से हमारी ज़मीन कांपने लगी। सरस्वती, अपनी बेटी से लकड़ियाँ उठाने को बोल। नाना ने बाल्टी में पानी भरा और सामने भैंस के नीचे बैठ गई। मेरी आंखें विवशता से भर गई। इतनी सारी लकड़ियाँ अंधेरे में कैसे सीढ़ियों से ला पाऊंगी? नाना दीवार पर रखी टॉर्च की रोशनी में दूध दुह रहे थे। 2 आंख पीठ पर भी लगी थी। माँ ने कहा, तुम और छोटी कुछ खा लो, लकड़ियाँ मैं ले आऊँगी। माँ चाय औटाकर डांडा पानी की दुकान से नाना के वास्ते लाई जलेबियाँ एवं पेड़ों को टोकरी से निकालकर मेरी हथेली में थमाने लगी। नाना ने छप छप आकर दूध की बाल्टी माँ के पास रखी। लकड़ी तो मुन्नी ही लाएगी सरस्वती, वे आवाज़ दबाकर बोले। मेरी हथेली से जलेबी छिटक कर गिर पड़ी, भूख को ठेंगा दिखाती। नाना तुरसी से उसी नन्ही हथेली को पकड़े खींचने लगे। कामचोर की औलाद, लकड़ी उठाएगी तो तू ही, अब तेरा बाप उठाएगा क्या? इस दहाड़ से मिट्टी पत्थर की दीवारें हिलने लगी। मेरे नन्हे पांव थरथराते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। छोटी सी बाह में जितनी लकड़ी आ सकती थी, उसके साथ 4-5 बार ऊपर नीचे होते हुए चूल्हे की ओट में ढेर बना दिया मैंने। नाना खिल उठे, शाबाश। उन्होंने चूल्हे से दूध का पतीला उतारा, पीतल का सेर भर का गिलास भरा और मेरे सामने रखा। ले बच्ची, फटाफट पी ले। फीके मलाई वाले दूध का घूंट भर मुझे उबकाई आने को हुई। नाना ने चूल्हे की जलती लकड़ी उठा ली। माँ डर गई, बीच बचाव की स्थिति में बोली, बाबा जी, सेर भर दूध कहाँ पी पाएगी बेचारी। नाना ने घूरकर माँ को देखा। लकड़ी चूल्हे की राख में घोंप दी। पहाड़ की बेटी है, इसे पहाड़ जैसा मजबूत बना सरस्वती, वरना रोती रहेगी जिंदगी भर। अनायास मेरी पलकें बंद होने लगी। माँ के रोटी पाथने की थप थप आवाज़ कानों में पड़ी। माँ, मैं सो जाऊँ? माँ ने कहा, छोटी के साथ सो जा, अभी बाद में दूसरी खाट पर सुला दूंगी तुझे। मैं उठने लगी तो कोहनी से दूध गिर गया। एक बार फिर दीवारें थरथरा उठी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अचानक एक बाघ आकर मुझे डराने लगा और मैं चीख पड़ी, मुन्नी मुन्नी, क्या हुआ? माँ ने झकझोरा तो पता चला कि सपना था। मरने के भय से मैं जार जार रो रही थी। माँ बुदबुदा रही थी अस्फुट। सपने में बाघ दिखना नरसिंह का दोष होता है। नहाकर देवता का उचाणा रखती हूँ। तभी नाना चाय का गिलास लिए आए। कोई दोष सोच नहीं सरस्वती, डरपोक लड़की है तेरी। नाना मेरे लिए भी प्याली में चाय ले आए। थोड़ी देर बाद नाना बोले, मशक में पानी भर लाएगी मुन्नी? मैंने हामी भरी। बंदूक जैसे मुंह वाले मशक में पानी भरना मुझे अच्छा लगता था। माँ के साथ झरने पर गई, वहाँ गांधी नानी दिखी। वे पानी भर रही थी। देखते ही छाती से कस लिया। बल्लियाँ लेती आँखों से वात्सल्य रस छलकाने लगी।
दोपहर में आना हमारे घर मुन्नी, तेरी नानी की तस्वीर दिखाऊंगी तुझे। आऊंगी, थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी मैं तो। मैं मशक में पानी भरने लगी और नानी जाने कहाँ कहाँ की बातें करने लगी। वे बातें मुझे रहस्यपूर्ण लगी, जो कोशिश करने पर भी मैं समझ न पाई। पानी की गागर बड़े पत्थर पर रख पहाड़ी पर चढ़कर माँ घास काटने लगी। मैं मशक लिए घर लौटी। नाना व्यस्त दिखे, कहीं जाने की तैयारी में थे शायद। मेरे हाथ से मशक लेकर दीवार पर लगी कील पर टांगा। वहाँ से थोड़ा पत्थर और उखड़ गया। उस सुराग से कुछ उस पार की दुनिया का सुराग मिलने को हुआ। आईने के सामने खड़े नाना खिचड़ी बालों में चमेली का तेल चुपड़ते, सांवली रात पर ताज़ा तरीन सुबह की उजास जैसा चेहरा। आईना उस दुनिया को जोड़ता और पाँव के नीचे सरसराती नदी बहती। नाना को उस पार ले जानी है जीवन की किश्ती, वहाँ जहाँ हमारा होना वर्जित होता। खादी का झोला सामान से ठसाठस भरा। उड़न तस्त्री आए और पहुँचा दे तोहफे लेकर नायाब। नाना ने पहन लिया था अब खादी का कुर्ता पजामा। सुगंध से महक रहा था मिट्टी का घर। रात को यही घर थरथर काँप रहा था। पाँव में तोते के चोंच वाली नई जूतियाँ भी। केचुल केचुल बदल चुका था। गोया नाना ने कहाँ सिलवाया होगा नया कुर्ता पजामा। खुशबू उड़ रही है, इससे गांधी नानी से पूछूंगी। नाना के सख्त चेहरे पर खुशी झरती देख मन होता कि पूछूं, यह भी पूछूं कि जहां तुम जा रहे हो बादशाह, उस दुनिया में मैं भी लगाना चाहती हूँ छलांग। अपने लोहे के हाथ से मेरी फूल सी उंगली पकड़ो तो जरा। उस दुनिया में बालू के इन कणों को बहा दूंगी बादशाह। बारिश की बूंद बटोरूंगी वहाँ, उसमें तैराऊंगी अपनी कागज़ की नाव। जोरों से भरूंगी किलकारी। नाना तुमसे आगे निकल चुकी हूँ मैं, जहाँ मुट्ठी में बालू के कण नहीं, बारिश की बूंदें हों, कुछ आवाज़ें हों बच्चों जैसी, कुछ खिलखिलाहटें हों फूलों जैसी। नाना उस दुनिया के भीतर प्रवेश करेंगे। मैं माँ के साथ बालू के कण चुनूंगी। नहीं भगवान, मेरी नानी को वापस दे दो। मेरे भीतर एकाएक उदासी का बादल मेरे भीतर एकाएक उदासी का बादल फैल गया। अकुला रहा मन, रुलाई फूटने को तैयार। मेरी नानी भी गांधी नानी जैसे रही होगी, उतना ही प्यार उड़ेलती मुझ पर। माँ कहती है गांधी नानी से बहुत बहुत सुंदर थी तेरी नानी, गुलगुथनी सी, गोरी मुलायम। उनकी आंखों से हर वक्त स्नेह झरता। तू होने को थी ना कि तेरी नानी ने तेरे कितने नाम सोच लिए थे, गौरी, राधा, सीना, परी। और माँ का गला रूंध गया। माँ भरभरा कर रोने लगी। असूझ का महीना काल बनकर उतरा। तू खा गई अपनी नानी, हाँ तू ही खा गई मेरी माँ को। माँ ने मुझे कोसना शुरू कर दिया अचानक। मैं स्तब्ध, मैं सिसकने लगी। बोली नाना, मेरी नानी मर क्यों गई? नाना चुप, काट मार गया हो जैसे। मेरे कंठ से अनायास शब्द उमगने लगे। नाना, मेरी नानी वापस ला दो ना, ला दो ना नाना। मैंने नाना को थोड़ा पास जाके झकझोरना शुरू कर दिया। वही तो करने जा रहा हूँ मुन्नी, मगर कमबख्त यहाँ आने को राजी नहीं होती। नाना तपाक से बोले, फिर घोड़े की ओर लपके। सीढ़ी के पीछे
खड़े घोड़े की पीठ पर उछल कर बैठे बादशाह। उन्हें गेट पर पानी लाती माँ दिखी। सरस्वती, हम थोड़े दिन बाद लौटेंगे, चीनों का ख्याल रखना, डंगरों को घास पानी समय पर देती रहना। उनके हाथ ने लगाम थामी। घोड़े ने राणा प्रताप के चेतक की तरह हवा में छलांग लगाई और टक बक पहाड़ी चढ़ने लगा। घोड़ा जिधर का भी रुख करेगा, नाना पृथ्वी के उस टुकड़े के बादशाह होंगे। मेरी दृष्टि पटल के दृश्य अडोल नहीं, हमारे भीतर अनेक दृश्य छायाओं की तरह कांप रहे हैं। सहसा में फूट फूट कर रोने लगी। आखिरी सीढ़ी पर बैठी थी, जिसके नीचे धरती धसी हुई और ऊपर निचाट शून्य। माँ हड़बड़ाकर आई थी। अरे क्यों रोने लगी अचानक? मैं आक्रामक मुद्रा में खड़ी हो गई और नीचे की ओर दौड़ी। गांधी नानी का घर ढलान पर था, एकदम नीचे। वे तुलसी से ऊपर दौड़ी और मन का घोड़ा दौड़ाने लगी। मुन्नी, अब तेरे नाना पौड़ी बाजार पहुंच गए होंगे। वहाँ बूचड़ खाने से मोटा मुर्गा लेकर हलवाई की दुकान पर पतबेड़े की मिठाई और उसके बाद चूड़ी, बिंदी, सुरमा लेकर जाएंगे। गांधी नानी एक मक्कड़ जाल के भीतर धकेल रही थी मुझे। यहाँ से वह घर दिखता जहाँ सन से सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया लाठी टेकती अपनी जवान बेटी लेकर पौड़ी बाजार में साड़ियों की दुकान पर ठहरी होती। अच्छा, अब ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, यहाँ से वह घर दिखता जहाँ सन जैसे सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया लाठी टेकती अपनी जवान बेटी लेकर पौड़ी बाजार में साड़ियों की दुकान पर ठहरी होती। बेटी के वास्ते धोती और मखमल का जम्फर कुर्ती खरीदती। मोल भाव करते उसका हाथ थैले के भीतर घुसता। कुछ सरसराहट होती और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता। ततैया आकर उसकी उंगली में डंक मारता। वह थैले को फर्श पर उल्टाती। यही तो रखी थी। दुकानदार उसे हैरानी से देखता। क्या रखी थी माता जी? पता नहीं बेटा, पुरानी धोती के टुकड़ों में नोटों की गड्डी कहाँ गिर गई। लाला धोती जम्फर खींचकर बाकी कपड़ों में डाल देता और बुरा सा मुंह बनाकर कहता, आगे रास्ता नापो माई। ठीक उसी वक्त राजा सड़क पर रुकता। जवान औरत कोने में बैठी आंसू पोंछ रही होती। बूढ़ी लाला से उलझी होती। हमारी दुनिया के खलनायक अचानक दूसरी दुनिया के महानायक में तब्दील होते। ए लाला, क्यों बेचारी बूढ़ी औरत को परेशान करता है? लाला की घिघी बन जाती। बादशाह को कोई कैसे भूल सकता है? उसके बूटों की धमक, लाठी की चमक, उसके घोड़ों की हिनक, जिस राह से गुजरती भूकंप आने को मचलता। पहाड़ों पर
खिलते फूल मुरझा जाते, झरने बर्फ में तब्दील हो जाते और इटलाती नदियों की गति रुक जाती। बूढ़ी औरत दयनीय लहजे में उधार मांगती। नाना तुलसी से चमड़े की जैकेट की गुप्त जेब में हाथ डालते। कितने हुए लाला तेरे कलदार? 20 कलदार सिर्फ। लाला का चेहरा हल्के हल्के कांपता। नाना उछालते नोट, मानो भीख दे रहे हों। दोनों स्त्रियां नाना को राम का अवतार मानती और अपने घर आने का न्योता देती। नाना दोनों को घोड़े पर बिठाना चाहते, पर बूढ़ी कहती, मैं पैदल आ जाऊंगी महाराज, यहाँ से दूर भी कितना है, सिर्फ 3 कोस ही तो। नाना जवान स्त्री को आगे बिठाते। चेतक हवा में उड़ता। दिलरुबा के साथ जन्नत की सैर। हा 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 हा। गांधी नानी के काले मोटे ऊँटों पर रहस्यमयी मुस्कान बिछलने लगती। जन्नत माने स्वर्ग। स्वर्ग क्या होता है नानी? स्वर्ग जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ हूरें रहती हैं, जहाँ सोने के महलों में देवता रहते हैं, उनके साथ अप्सराएं नाचा करती हैं। तो दिलरुबा भी नाना के साथ नाचती होगी नानी जन्नत में। पर नाना को तो नाचना आता ही नहीं। उन्हें तो लाठी भांजना, बंदूक चलाना और लगाम कसना ही आता है बस। मेरी आंखों में कल्पना साकार हो उठती। दृश्य बनते और बिगड़ते। चमड़े की जैकेट और पैंट, पाँवों में गमबूट, हाथ में बंदूक और घोड़े से उतरते हरे हरे पत्तों के बीच आसमान को निहार रही चिड़िया की आंख पर गोली दागते। धाए धाए चिड़िया छटपटाकर गिरती लहूलुहान। नाना दिलरुबा का हाथ पकड़ कर दिखाते। चिड़िया के खून से सनी नन्ही देखकर उछलते। दोनों खुशी का इजहार करते, नाचते, फिर टिचरी के गिलास भरते। दरअसल गांधी नानी की छोटी मकड़ी एक एक के बाद कई जाले बुनती और मैं उलझती रहती अनायास उसमें। जाले इतने महीन होते कि नजर भी ना आते और टूटकर मुक्त भी न करते। जन्नत और दिलरुबा, ये 2 नाम गांधी नानी के ऊँटों पर स्फुट बुदबुदाते। यकीनन इन 2 बनले शब्दों की उत्पादक गांधी नानी नहीं थी, बल्कि रफीक मियाँ चूड़ी वाले थे। गांव गांव में घूमते रफीक मियाँ, चूड़ी ले लो, हरी लाल चूड़ी ले लो, नीली पीली कांच की चूड़ियाँ ले लो, आवाज़ लगाते नाना के गांव में भी प्रवेश करते। गांधी नानी बुझती लकड़ियों के नीचे गरम राख पर उपला खोपती। झट चाय की केतली चूल्हे पर चढ़ाती। एक आग भीतर सुलगती, एक आग पत्थरों की दीवार पर भी सुलगती। चूड़ियों का फंचा रखते रफीक मियाँ के पेट में भी सुलगती। सलाम बड़ी अम्मा, खैरियत तो है? रफीक मियाँ चूड़ियों के फंचे की गांठ खोलते। गांधी नानी के भीतर भी एक सदियों पुरानी गांठ खुलने लगती। रोजी रोटी की खातिर अपना देश छोड़ पहाड़ पर आया है बेचारा। कौन कौन से गांव जाकर आया है रफीक? कुछ खाया पिया भी है बेटा कि घूम रहा है भूखा ही? गांधी नानी स्नेह की निर्झरणी जितना बांटती उतना ही बढ़ता जाता। रफीक तो इंसान का बच्चा है। मेरी छाती में तो चिड़िया, चुरगुन और जानवरों के वास्ते भी भरपूर प्यार है। रफीक मियाँ इस दर पर चाय पीते, रोटी खाते, गांधी नानी को दुनिया जहान की खबरें सुनाते। नमस्ते रूपा। देर से आई।
पेट की आग बुझती तो भीगे शब्द गांधी नानी के हृदय तल पर पहुँचते। मेरी अम्मी भी आपके जैसी ही थी, इसी इसरार से खिलाती थी मुझे। विभाजन के दंगों ने छीन ली मेरी अम्मी, मेरा परिवार। रफीक मियाँ की आंखें गीली हो उठती। गांधी नानी की छाती में बगुला उठता। आदमी क्यों आदमी के खून का प्यासा होता है भला? ताकतवर क्यों कमजोर पर जुल्म करता है? क्यों होता है ऐसा जब मनखी को मनखी मिटाने की सोचता है? चल पानी पी लूं, इजाजत है? नेट चल रहा है। गांधी नानी को किस्सा कोता सुनाने का रोग चरम सीमा तक था। एक के बाद एक किस्से रफीक मियाँ की जुबान पर होते। पौड़ी बाजार में थी मियाँ की दुकान। 15-20 दिनों के अंतराल पर आ ही जाते मियाँ। उस दिन शनिवार था। रफीक मियाँ की चूड़ियाँ लगभग बिक चुकी थी। गांधी नानी भी फुर्सत में थी। रफीक मियाँ को उन्होंने दोपहर का खाना भी खिला दिया था। पीतल की थाली मांझकर रफीक मियाँ ने धूप में सुखाने रख दी थी। गांधी नानी ने नीम के पेड़ की छाया में मिट्टी गोबर से लिपी जमीन पर पुरानी चटाई बिछा दी थी। रफीक मियाँ किसे सुना रहे थे। नानी बेंत की कुर्सी पर बैठी हाथ में सूप लिए सुन रही थी। साथ ही दाल से कंकड़ भी चुन रही थी। दुर्योग से गांधी नाना का पौड़ी से लौटना हुआ। धूप में पीतल की थाली गिलास देख उनका माथा ठनका। थोड़ा आगे जाने पर दोनों को बदकही में तल्लीन देकर उनकी छाती में आग सुलगने लगी। उन्होंने झोला फेंका और बरामदे में अपने सीने की जलती आग में नानी को झोंकने आगे बढ़े। सूप उछलकर गिरा। दालें आसमान छूने को मचली। रफीक मियाँ सलाम सलाम करते हुए उठे और परिदृश्य से गायब हो गए। गांधी नाना ने गांधी टोपी उतारी, दीवार पर रखी चूड़ियों को पत्थर पर दे मारा। ले अब पहन राण चूड़ियाँ, बैठ जा मुसल्ले के घर में। कभी भगा ले गया राण को तो बिठा दिया हरम में, तो बना दिया चौथी बेगम, तो रो रो कर कोसती रहेगी नसीब अपना। गांधी नाना लाल बबू का चेहरा लिए नानी की कलाई पकड़ने आगे बढ़े, पर गांधी नानी हाथ झटकर अलग हुई। गांधी बाबा के चेले, कुछ तो शर्म करो।
भूखे को 2 दाना अन्न दे दिया तो अकाल पड़ गया तुम्हारे घर में। गांधी बाबा ने यही सिखाया था तुम्हें। गांधी नाना गुर्रा उठे। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से बापूजी का नाम लिया। गांधी नाना ने नानी की मरगिल्ली चुईया से चोटी पकड़ी और तड़ाक तड़ाक थप्पड़ मारने लगे। गांधी नानी पर सवार हो गई महाकाली। जाने कहाँ से इतनी ताकत आई कि 6 फुट्टे हट्टे कट्टे आदमी को धक्का देकर फुंकार उठी, हाँ हाँ मार दो मुझे, जान से मार दो, अपने भाई की तरह मुझे भी मार दो, जैसे उस पापी ने डंडे से मार मार कर अधमरा किया था मेरी सुलोचना दीदी को। बेचारी जिंदगी और मौत से लड़ते आखिर दुनिया से चली ही गई। तुम भी ऐसे ही करना जैसे तुम्हारे भाई ने किया था। तुम भी बिठा लेना कोई दिलरुबा, हाँ बिठा लेना कोई दिलरुबा मुझे मारकर, जरूर बिठा लोगे। थू है तुम्हारी मर्दानगी पर। नानी ने गांधी नाना के खद्दर के कुर्ते पर थूक दिया और मैं एकाएक बदलते उस दृश्य को आंखें फाड़े देखती रही। लौलुआन जिंदगी भी भीख मांग रही थी। नानी की मरियल देह पर बूटों से कुचलते बादशाह राजा की पीठ पर बैठे दिलरुबा को जन्नत की सैर करा रहे थे। मैंने भी गांधी नानी के अंदाज में शून्य में थूक दिया था। और इतने बरसों बाद भी न समझ पाई कि मैंने किस पर थूका था। हिटलर के चोले पर, समय के मुंह पर, या अपनी बेबसी पर।